आमर परवर्ती अतिथि मराठी भाषार विशिष्ट लेखक श्रीयुत प्रफुल्ल सिलेदार। मु श्रीयुत प्रफुल्ल सिलेदार महोदय को अनुरोध करुच्ची जे से आसबे मंच उपरकू एवं तांकर वक्तव्य उपस्थापन करेंगे। नमस्ते। उदयन जी के इतने सुंदर वक्तव्य के बाद में कुछ कहना बड़ा मुश्किल काम है, तो आयोजकों ने पहले ही मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कुछ बात यहाँ पर रखने की। और जो बात मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ वो बात थोड़ी सी अलग बात है। अलग बात इसलिए कि उड़िया में जो अनाम कविता का आंदोलन हुआ उसके समानांतर मराठी में क्या क्या हुआ। हो सकता है आपको ये बात कुछ नई लगेगी, और जो बातें मैं बताऊंगा उसको मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको आप उड़िया की परंपरा से थोड़ा उसको एक कंपेयर करके देखिए आप कि भाई मराठी में इस तरह हुआ है तो उड़िया में भी इसके समानांतर क्या हुआ, उसके कारण क्या है। इसके पीछे का एक लॉजिक ये है कि आखिर मराठी क्या, बांग्ला क्या, उड़िया क्या, हम सब भारतीय हैं, ये सब पूरी भारतीय भाषाएं हैं। और जो आंदोलन जिस समय में, हर आंदोलन किसी समय से जुड़ा हुआ होता है, तो उसके समानांतर कुछ ना कुछ अलग समाज में, अलग भाषिक समाज में भी होता है। इसलिए एक थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे अपनी बात रखूँगा, संक्षेप में रखने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा ज़्यादा लाया हूँ मैं लिख के, लेकिन उसको संक्षेप करूँगा। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने अनाम कविता का पाठ मैंने मनुदास जी से सुना। मैं उड़िया मतलब मुझे खेद है, मैं उड़िया समझ नहीं पाता, लेकिन अब तक मैंने जितने वक्तव्य सुने यहाँ पर, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये उड़ीसा में मैं पहली बार आ रहा हूँ और उड़िया भाषा इतनी मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जितने वक्तव्य हुए उसमें से कम 50% तो मैं समझ सका। उदयन जी बराबर है। और ऐसे बार बार आते रहेंगे तो 100% भी समझ में आने लगेगा। हर भाषा की अपनी परंपरा होती है और इसे ठीक से समझने के लिए हमें समय समय पर हुए सभी आंदोलनों को समझना और उनका अपनी भाषा के साहित्य की परंपरा में जो योगदान है उसे दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। अनाम काव्य आंदोलन का भी आज के साहित्यिक परिदृश्य में पड़ताल करना ज़रूरी है। एक समय हो जाता है, ये 60 के दशक का आंदोलन है और ये आंदोलन हम अभी 21वीं सदी के तीसरे दशक में है, तो उस आंदोलन को आज के पर्सपेक्टिव से देखना भी ज़रूरी है। उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, उसकी प्रासंगिकता है क्या। मैं तो बोलता हूँ और कड़ी आलोचना भी होनी चाहिए और उसमें से ये कविता निखर के बाहर आनी चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। भाषा की सबसे नुकीली और सबसे संवेदनशील अभिव्यक्ति एक कविता होती है। कविता को जहाँ संभव हुआ वहाँ प्रतिरोध का एक प्रभावी हथियार बनाया गया है। कविता लोगों के भीतर की तथा बाहर की आवाज़ बनकर आती है। जहाँ दम घुटने लगता है वहाँ कविता सांस बन के आती है। जहाँ दमन हो वहाँ अपना प्रतिरोध दर्ज कराती है। कविता ये अभिव्यक्ति की राहत है और जो शोषक है, दमनकारी है, उनके सामने कविता हमेशा एक चुनौती बन के खड़ी रहती है। अनाम कविता भी समाज में जो दमनकारी लोग थे, जो शोषण करने वाले लोग थे, मेरे ख्याल से उनके सामने एक चुनौती बन के खड़ी रही है। अपने देश में कई भाषाएं हैं, इन भाषाओं के भीतर भी कई भाषाएं बसती है। मराठी एक भाषा है, लेकिन मराठी के अंदर 50 बोलियां हैं। इन जो भाषा के भीतर की भाषाएं होती है कई, उनको कभी हम बोली बोलते, कभी उपभाषा बोलते। इस तरह से हर भाषा का एक भरा पूरा संसार होता है जिसमें बहुत सारा आदान प्रदान, लेना देना कुछ ना कुछ चालू रहता है। इसे भाषा की परंपरा भी कहा जाता है। परंपरा असल में एक बहुत लचीली चीज़ होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन भाषा के परंपरा की एक दूसरी बाजू भी होती है जो प्रस्थापित साहित्य के विकल्प के रूप में काम में आती है। ये जो विकल्प है, परंपरा का विकल्प,
इसे दूसरी परंपरा भी कहा जा सकता है। और ये जो दूसरी परंपरा है, हमेशा ये दूसरी यानी केवल एक नहीं होती है, कई परंपराएं होती है। ये परंपराएं जो है, जो विकल्प की परंपरा है, ये परंपरा अपनी भाषा को और मजबूत बनाती है। भाषा में साहित्य की जड़ें इन्हीं के वजह से मजबूत होती है। लेकिन समाज में जो बहुमत की जो परंपरा होती है, जो मेजॉरिटी की परंपरा की जो एक व्याख्या होती है, वो बहुत लचीली नहीं होती। इसमें बहुत सारे कठोर तत्व, कुछ अंतर्निहित हेतु शिरकत कर लेते हैं और जाने अनजाने में ये व्याख्या सृजनात्मकता के खिलाफ एक दीवार बन के खड़ी होती है। नए तरह के सृजन के प्रयोग के खिलाफ अब ये परंपरा आ सकती है। ऐसा समय भाषा के जीवन में कई बार आता है जब परंपरा स्थितिशील बन जाती है, प्रस्तावित साहित्य में सफलता के सांचे बनने लगते हैं और तब साहित्य एक आवर्तन में फंस जाता है। केवल लेखक ही नहीं, इसमें पाठक, आलोचक भी उसी के फेरे में आ जाते हैं। लेकिन तब यह परंपरा नहीं रहती, वह एक बदबू भरा पानी का डबरा बन जाता है। लेकिन परंपरा का जीवन धर्म क्या है? वो तो बहते रहना है, चरैवेति चरैवेति। इस स्थितिशीलता को फिर से नदी के प्रवाह में परिवर्तित करने के लिए विद्रोह की या प्रतिरोध की या किसी आंदोलन की जरूरत होती है। हर भाषा के जीवन में ऐसा समय आता है जहां पर ये किसी आंदोलन की जरूरत होती है और एक नैसर्गिक रूप से यह आंदोलन उभरते जाता है। यही काम हर भाषा में अलग अलग समय पर अलग अलग साहित्य आंदोलनों ने किया है। अपनी भाषा के किसी भी छोटे बड़े साहित्यिक आंदोलन की ओर साहित्य में प्राणवायु फूंकने के लिए की गई कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। वह आंदोलन कितने साल चला, वह आंदोलन में कितने लोग थे, क्या कथित मुख्य धारा की बहुमत की परंपरा ने इस आंदोलन को मान्यता दी थी? इन मुद्दों पर किसी भी आंदोलन को आंका नहीं जाना चाहिए। कई बार मुख्य धारा की साहित्य और अन्य प्रभाव के साहित्य, इसमें एक द्वंद्व भी होता है और मुख्य धारा का वर्चस्ववाद भी इसमें दिखाई देता है। आंदोलनों का मकसद ही यह है कि वर्चस्ववाद के खिलाफ लोहा लेना, और आंदोलनों से जो साहित्य उभरता है उसी के कारण, ये प्रोटेस्ट के कारण एक जीवंत ऐसी परंपरा बन जाती है। ये 20वीं सदी में 20वीं सदी के जिस समय में ये अनाम काव्य आंदोलन हुआ, वो जो समय है उसे खास करके साठोत्तर काल नाम से जाना जाता है। साठोत्तर काल मेरे ख्याल से हर भाषा में है, हर भाषा में कुछ ना कुछ नया इस समय हुआ है। ये पूरे देश में साहित्य में एक बेचैनी का समय था, ये एक डिसइल्यूजनमेंट का समय था हर भाषा में। यानी बंगाल में आप देखोगे तो भूखी पीढ़ी की कविता है, हिंदी में शायद उसी समय अपनी अकविता का आंदोलन चल रहा था, मराठी में लघु पत्रिकाओं का आंदोलन चल रहा था। और मराठी का जो आंदोलन है उस पर तो एलन गिन्सबर्ग का जो ये है बीट जनरेशन, उसका बहुत सारा प्रभाव था। एलन गिन्सबर्ग के साथ सीधे जुड़े भी थे कई लोग, उनसे कोलटकर जैसे लोग जो है, अशोक शहाणे, ये सब सीधे उनसे जुड़े भी थे। तो अलग अलग भाषाओं में जो आंदोलन हुए उसकी कुछ सामयिक विशेषता भी है और कुछ अलगताएं भी है। तो जिस समय अनाम कविता उड़िया में लिखी जा रही थी, उस समय मराठी साहित्य के लिए भी एक नई चेतना का समय था। साठोत्तरी शब्द को काल निदर्शक मानने के बजाय एक प्रवृत्ति का निदर्शक मानना चाहिए, जो सौंदर्यवाद के खिलाफ, जो रूपवाद के खिलाफ, जो साहित्य की गतिहीनता के खिलाफ ये जो प्रतिरोध था, ये प्रतिरोध साठोत्तर साहित्य से उजागर हुआ। मराठी साहित्य की प्रतिरोध की जो शुरुआत है ये इस समय की, वो आपको सुनकर बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये लघु पत्रिकाओं के माध्यम से हुई। लिटिल मैगजीन मूवमेंट उड़िया में थी क्या, ये इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, बहुत थी, बहुत अच्छे। तो मराठी में जो अलग अलग तरह के प्रवाह निर्माण हुए, वो उसकी सब जड़ें लिटिल मैगजीन के
माध्यम से भी। और लिटिल मैगजीन का आंदोलन किस तरह शुरू हुआ, इसका बड़ा एक रोचक किस्सा है, वो थोड़ा सा बताने का इच्छा हो रही है कि मराठी में एक प्रस्थापित पत्रिका थी सत्यकथा। मैंने दबदबा था उनका, एक दबंग पत्रिका थी जो कि पूरी रूपवादी सौंदर्यवादी दृष्टि से उसमें साहित्य आता था। और सत्यकथा में छप जाना ये तो किसी लेखक के लिए एक सपना था। सत्यकथा से एक्सेप्टेंस का पोस्ट कार्ड आता था तो वो ऐसा कीसे में रख के घूमता था, ऐसी कहानियाँ बताई जाती थी। तो सत्यकथा के खिलाफ लिटिल मैगजीन वाले जो लेखक है उन्होंने पहला प्रतिरोध कैसे दर्ज किया, तो सत्यकथा के कार्यालय के सामने सत्यकथा की होली की, उसको जलाया गया। और इस समय का एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जब ये सब लोग वहाँ पे मिले, अशोक शाणे थे, सतीश कलसेकर, ये सब लोग वहाँ पर मिले, तो गुरुनाथ सामंत नाम के जो कवि थे वो सत्यकथा में नौकरी में लग गए थे, 3 महीने हुए थे उनको। तो वो भी ऑफिस से बाहर आए। ऑफिस से बाहर आने के बाद में सत्यकथा जलानी थी, तो बोले सत्यकथा का अंक कहाँ है। तो एक देखो उस समय लिबरल, यानी एक लिबरल व्यू कैसा था। तो सत्यकथा के जो प्रमुख संपादक थे श्रीपु भागवत, भागवत जी को पता था ये ऐसा ऐसा होने वाला है करके। तो भागवत जी बोले ठीक है, मैं आपको एक अंक ला के देता हूँ। और भागवत जी जो इसके संपादक थे, संचालक थे, उन्होंने सत्यकथा का अंक दिया और वो प्रोटेस्ट करने वालों ने वहाँ पे जलाया। तो ये बड़ा एक अजीब ऐसा एक घटना और ये है। लेकिन इस सत्यकथा के बाकी भाषाओं में हो सकता है कि जो लघु पत्रिका के आंदोलन एक चिंगारी जैसे मतलब प्रस्फुटित हुए और बंद हो गए, लेकिन मराठी में लघु पत्रिकाओं के आंदोलन का बहुत गहरा प्रभाव था। और मराठी के बड़े बड़े लेखक भालचंद्र नेमाड़े जैसे, दिलीप चित्रे जैसे, अरुण कोलटकर जैसे, जो कि आज मराठी के एक शिखर लेखक है, वो सब लघु पत्रिकाओं के माध्यम से आए। इस आंदोलन का स्वरूप पहले भाषिक स्तर पर था, लेकिन ये केवल भाषिक स्तर पर नहीं था, ये सांस्कृतिक विद्रोह भी था, ये कल्चरल विद्रोह भी था। और इसमें भाऊपाध्य थे, अशोक शाहणे थे, भालचंद्र नेमाड़ थे, अरुण कोलटकर थे, राजा ढाले जो कि दलित पैंथर की स्थापना करने में नामदेव ढसाल के साथ में थे, सतीश कलसेकर थे, चंद्रकांत पाटिल, तुलसी परब, वसंत दत्तात्रेय गुर्जर थे, नामदेव ढसाल, ये सब लोग इस आंदोलन से जुड़े थे। इसमें से लघु पत्रिकाओं में से क्या हुआ कि मराठी में कई प्रवाह निर्माण हुए, साहित्य की धाराएं अलग अलग। सबसे मजबूत धारा जो कि पूरे देश में एक महत्वपूर्ण धारा मानी जाती है वो है दलित साहित्य की। दलित साहित्य का जो निर्माण हुआ मराठी में वो लघु पत्रिका के आंदोलन से हुआ। दलित साहित्य मराठी में एक आत्मसम्मान का साहित्य है। दलित साहित्य का विद्रोह जितना भाषिक सामाजिक है उतना वह सांस्कृतिक भी है। और ये आत्मसम्मान का एहसास सबसे पहले मराठी में नहीं पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया। तो मराठी साहित्य ने समाज प्रबोधन, जाति निर्मूलन, सामाजिक विषमता, इस ऐसे विषयों पर ज़्यादा जोर देना ज़रूरी समझा। मतलब कि मराठी साहित्य की एक मैं साधारण आपको लक्षण बताता हूँ कि मराठी साहित्य में वर्ग भाव बोध यानी क्लास कॉन्शियसनेस ये कम है, बल्कि जाति भाव बोध यानी कास्ट कॉन्शियसनेस ज़्यादा है, कॉन्शियसनेस। तो इसी के कारण जो लेफ्ट का साहित्य है वो मराठी में बहुत ज़्यादा निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि सामने के जो प्रश्न थे वो वर्गाधारित प्रश्न कम थे, वर्ग यानी क्लास पर आधारित प्रश्न कम थे, जाति भेद पर आधारित प्रश्न ज़्यादा थे। इसलिए पूरा साहित्य की जो धारा है वो उस पर ज़्यादा फोकस हुई। फिर समाज सुधारकों की जो एक सदियों की परंपरा है, महात्मा फुले से लेकर शाहू महाराज से लेकर डॉक्टर आम्बेडकर, उसके बाद में उसके पहले लोग हितवादी थे जिन्होंने जो गद्य की जो परंपरा है मराठी के वैचारिक गद्य की, उसका भी सपोर्ट ये मराठी साहित्य को और निखरने में हुआ। सामाजिकता जो दिख रही है मराठी साहित्य में वो निखरने के लिए मराठी गद्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी समय केवल दलित साहित्य का निर्माण हुआ ऐसा नहीं, तो उसी समय मराठी में स्त्रीवादी साहित्य का भी लिखना शुरू हो गया। असल में देखा जाए तो मराठी में स्त्रीवादी साहित्य जो है, फेमिनिस्ट राइटिंग, जिसको फेमिनिज्म तो 1975 में आया, यूरोप से हमने ये शब्द लिया और उसका पूरा डिस्कोर्स एक शुरू हो गया। लेकिन स्त्रियों का आत्मसम्मान तो देखा जाए तो मराठी की जो संत कवयित्रियाँ हैं, जो स्त्री संत है, उन्होंने अद्भुत
कविता लिखी है अपने आत्मसम्मान की। उस पर तो मराठी में एक बहुत नाटक भी बहुत बहुत अच्छा चल रहा है कि पूरी स्त्री संतों की कविताओं को लेकर एक पूरा नाटक खेला जाता है वहाँ पर। तो ये जो भाव है वो आगे फिर बहुत कई कवयित्रियाँ इस समय में आए, जैसे मल्लिका अमरशेख है, प्रभा गणोरकर है, रजनी परुलेकर है, अनुराधा पाटिल है, प्रज्ञा है, इस तरह से कविता महाजन, ये सब लोग यहाँ पर इस समय आगे आए। उसी समय दो अलग महत्वपूर्ण प्रवाह मराठी में आए, धाराएं। एक थी आदिवासी कविता की। आदिवासी समाज असल में उड़ीसा में भी बहुत है। अब आदिवासी कविता किस तरह से यहाँ पर उभरी है, किस तरह से निखरी है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन मराठी में आदिवासी कविता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण लिखी गई। उसमें से सबसे पहले जो हमारे कवि है वो है वाहरू सोनावणे, जो कि एक्टिविस्ट है। आज भी वो आदिवासी इलाका में काम कर रहे हैं और कविताएँ भी लिख रहे हैं। दूसरा हमारा बड़ा कवि जो है वो है भुजंग मेश्राम। भुजंग मेश्राम का इसी उड़ीसा में यहाँ पर सम्मान भी हुआ था, एक बड़ा सम्मान उनको दिया था। भुजंग मेश्राम ऐसे कवि है जो, उनका जन्म तो आदिवासी पहाड़ी पर हुआ, वहीं पे उनका बचपन गया, सीधा गोंडी भाषा उनकी मातृभाषा है, लेकिन उनका प्रवास जो आगे हुआ, पढ़कर आगे आगे फिर वो बम्बई जैसे महानगर में आए। तो उनका जो पर्सपेक्टिव है वो, और मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, पूरी दुनिया का आदिवासी साहित्य उन्होंने पढ़ा था। उनकी लाइब्रेरी आप देखोगे तो उसमें सैकड़ों किताबें थी, यानी हर दुनिया के किस कोने में मतलब वो तो एक रिसर्चर भी थे। उनकी एक गद्य की किताब का भी मैंने संपादन किया है, भुजंग मेश्राम की, आदिवासी साहित्य और अस्मितावेद नाम से। जहाँ जहाँ वो भाषण देते थे वहाँ पूरे संदर्भ उसमें आते थे। तो आदिवासी कविता की एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है। और एक प्रवाह है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, इच्छा हो रही लेकिन नहीं जाऊँगा, दूसरा प्रवाह मराठी में है, वो है ग्रामीण साहित्य का। ग्रामीण साहित्य जो है, जिसको आंचलिक साहित्य भी कह सकते हैं, लेकिन ये साहित्य होने के पीछे का पॉलिटिक्स आप समझ लीजिए। क्या था मराठी में कि भाई बड़ा लेखक होना है तो बम्बई पूना में जाके रहो। यहाँ पर भी हो सकता है कि भाई बड़ा लेखक होना है तो भुवनेश्वर में जाओ या कटक में जाओ, ऐसा कुछ चल रहा है। हाँ, तो ये जो मानसिकता थी कि बड़े शहरों में केंद्रित साहित्य, तो ग्रामीण साहित्य ने इसको ध्वस्त कर दिया। और जो छोटे गांव में, कस्बों में, आदिवासी क्षेत्र में जहाँ पर लिखने वाले लोग थे, उनको ये ग्रामीण साहित्य की मूवमेंट के कारण एक बल मिला। और बल मिलने के कारण अभी किसी के मन में ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। आज की तारीख में मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई छोटे से, मतलब अमरावती जैसा शहर है, उसमें भी कोई तालुका है वरुड़ जैसा, इस टाइप से जो लोग हैं, किसी के मन में एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं कि मैं किसी छोटे से देहात में रह के लिख रहा हूँ करके। इस साल का साहित्य अकादमी अवार्ड जिसको मिला हमारे भाषा का, वो तो कोल्हापुर जिले के किसी देहात का लड़का है, उसको अभी उनकी कहानियों को लिए मिला। तो ये ग्रामीण साहित्य का प्रवाह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रवाह के बाहर भी बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए, लेकिन एक ही मुद्दा में अंत में, एक या दो मुद्दे आपको बताऊंगा कि मराठी साहित्य में प्रतिरोध की जो परंपरा है वो निरंतर दिखाई देती है। यानी शुरुआत कहाँ से हुई प्रतिरोध की? तो मराठी पर जो संस्कृत का प्रभाव था, संस्कृत के प्रभाव के कई अर्थ थे। संस्कृत का प्रभाव मतलब उच्च वर्ण का प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, भाषिक वर्चस्ववाद उसमें था। इस प्रभाव से मुक्त होने के लिए 13वीं सदी में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई मराठी साहित्य में। एक तो महानुभाव साहित्य, जिन्होंने गद्य लिखा। संस्कृत भाषा में जो एक ज्ञान का भंडार था, जो एक सीमित था एक वर्ग तक, उसमें से बाहर आकर पूरा गद्य 13वीं सदी से मराठी में शुरू हुआ। और दूसरा, ज्ञानेश्वर से जो परंपरा शुरू हुई 13वीं सदी में, वो कविता की परंपरा। तो यहाँ से ये शुरुआत है। और आगे भी अगर हम जाते हैं, हाँ, तो आगे भी हमको ये परंपरा निरंतर बढ़ती हुई जाती है, या कहीं भी खंडित नहीं हुई।
ज्ञानेश्वर में भी जो अपनी कविता लिखी सीधे सादे शब्दों में, यानी अभंग जैसा फॉर्म जो लोगों से जुड़ा था। आज मुझे अनाम कविता जब मैं सुनता हूँ, लोग अभंग गाते हैं, वो एक गाई जाती है, इसमें पूरा ज्ञान, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, ये सब ज्ञान जो है वो संत परंपरा में मिला। और दूसरी बात, तुकाराम जैसा जो कवि था, उसने सीधे सीधे समाज से अपने आप को जोड़ दिया संतों की, वो जो 16वीं सदी में। उसके बाद में भी बहुत सारे प्रवाह आते गए, पूरा इतिहास बताने के लिए यहाँ पर समय नहीं। लेकिन एक बात अंत में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आज का जो समय है ये खंडित करने वाला समय है। एक बात ध्यान में रखिए कि ये अलगाव का समय है, प्रतिरोध ये हमेशा जोड़ने के लिए होता है। जब भी प्रतिरोध हुआ, प्रतिरोध शब्द में, आंदोलन शब्द में एक ऐसा भाव हमें लगता है कि ये जो आंदोलन है कुछ तोड़फोड़ करने के लिए, तहस नहस करने के लिए प्रतिरोध होता है। बिल्कुल नहीं। प्रतिरोध करने वाले प्रतिरोध जो करते हैं उसके पीछे जोड़ने की इच्छा होती है। वो समाज को जोड़ना चाहते हैं, मनुष्य को जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए प्रतिरोध की लड़ाई लड़ी जाती है। जो प्रतिरोध मनुष्यता को तोड़ने के लिए होता है उसे प्रतिरोध नहीं कहा जाता। हमारा देश जो है वो बहुसांस्कृतिक समाज है, कई तरह की सभ्यताएं यहाँ बसती है, कई तरह के काल एक साथ हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। आज के समय में जहाँ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक वर्चस्व के लिए घमासान चल रहा है, उस वक्त मनुष्य की किसी को परवाह नहीं है। साहित्य में प्रतिरोध हमेशा मनुष्यता बचाने के लिए होता है। और आज के समय में तो केवल एक अकेली भाषा ने सत्ता के खिलाफ, पूंजी के खिलाफ, वर्चस्ववाद के खिलाफ लड़ना नामुमकिन सा हुआ है। इसलिए इस देश में भाषाओं का एक साथ आना, सभी भाषाओं ने एक दूसरे के साथ जुड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आया हूँ तो केवल एक प्रफुल्ल यहाँ पर नहीं आया, मेरे साथ में मेरी भाषा यहाँ पर आई है, मराठी भाषा आई है जो उड़िया से मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ हमारे देश में ये सभी भाषाओं में, जिसको एक भाषिक अगर सम्मिलन होता है, सब लोग अगर एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमें तोड़ने वाली जो शक्तियाँ है, वर्चस्व स्थापित करने वाली जो शक्तियाँ है, उनके सामने हम एक चैलेंज खड़ा कर सकेंगे। इसलिए सभी भाषाओं का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। ये अंतर्भारती जिसको कहते हैं, कम से कम अपने देश की जो भाषा है उनको तो जोड़ के रखो। तोड़ने वाले बहुत पैदा हुए, वर्चस्व जमाने वाले बहुत लोग पैदा हुए, दबाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये सब से परे होकर जोड़ने का काम केवल भाषा कर सकती है। भाषा में भी कविता कर सकती है। यही मेरा विश्वास है और यही विश्वास के साथ हम सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं। धन्यवाद।